अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है इमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी फ्रेंड विद इंडिया। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है और देखते हैं कि भाई सब क्यों ये चाहते हैं। तो बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात यह है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो यह पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, 1st सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशियंट टाइम से ही शुरू कर दिया था और 1st सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से 1st सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज्ड देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे।
Well, अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है, यहाँ पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस, वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया, और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने यह करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लग गया। सो इन फैक्टर्स का मतलब यह था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी और उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई, और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। वेल, यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोरओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रांग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूच होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं।
इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। सो हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बना कर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में यह जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सब कंट्रियां भाई क्यों चाहती है इंडिया को फ्रेंड बनाना, और इसमें भाई साफ साफ उन्होंने भाई गवर्नमेंट ने हर चीज़ हमारे साथ क्लियर किया और हमें हर चीज़ का भाई बताया है। क्योंकि स्टार्ट से लेकर जैसे हालात स्टार्ट से थे ना इंडिया के भाई, तो देखा जाए तो काफ़ी हालात बुरे रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई मेहनत जो है वो भाई रंग लाई, यही हम बोल सकते हैं। हालात शुरू से तो बुरे नहीं रहे थे, क्योंकि वो शुरू से मेहनत और लगन से काम करते रहे। जो मतलब कि जब अंग्रेज़ों की भाई हुकूमतें थी या उस वक्त जो कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ वो यहाँ से लूट कर ले गए इंडिया से, और काफ़ी इनको डैमेज हुआ। उस चीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी डैमेज वाली बात वो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बोल रहा कि भाई अब इसमें थोड़ा सा लिया जाए। स्टार्ट का अगर देखा जाए ना, तो स्टार्ट में जो पोजीशन इंडिया की थी ना, या हिंदुस्तान आप कह लें, जिसमें पाकिस्तान भी उस वक्त शामिल था, बिल्कुल, तो उस लिहाज से ये खताई लिहाज से देखा जाए तो जो पोजीशन इधर की थी, तो उधर से ये जो लुटेरे आए हैं, जो लोगों को मार करके जो है ना वो यहाँ से निकल गए थे पहले वक्तों में जो आते रहे यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो अब खैर हमारे कुछ उनमें से हीरो भी हैं, लेकिन जो भी है उसको वो बाद की बात है। जब उनसे थोड़ा बहुत छुटकारा हासिल हुआ तो उसके बाद जो है ना वो आ गए अंग्रेज़, बिल्कुल उन्होंने भी जो है ना वो अपनी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी जो है ना वो आज़ादी हो गई, उनसे तो आज़ादी मिल गई, साथ ही पाकिस्तान अलहदा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि इंडिया जो है ना आप किस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है कि तकरीबन आपने वो स्टार्ट में ग्राफ देखा ही है कि पूरे वर्ल्ड के जो है ना वो कंट्रीज़ उनके साथ उनके जो है ना वो रिलेशन किस हद तक जो है ना वो बेहतर है बजाय बाकी कंट्रियों के।
बाकी कंट्रियों के भी ठीक है होंगे, लेकिन इंडिया के जो है ना वो एक बेहतर तरीके से जो है ना वो, अब अमेरिका चाहे सुपर पावर है, उसके रिलेशन होंगे हर कंट्री के साथ, लेकिन उसमें ऊंच नीच भी आपके सामने ही है। चाइना के साथ किस तरह के हैं, रशिया के साथ किस तरह के हैं। भाई जो इंडिया के बगैर इन मुल्कों का कोई हाल भी नहीं ना। अब देखा जाए तो दुबई में इतने लोग उनकी इकनॉमिक बढ़ा रहे हैं इंडिया, दुबई की, वो भी इंडिया के लोग हैं, उधर इंजीनियर वगैरह और उनकी कंपनियाँ बड़ी बड़ी। और आज ही मोदी साहब ने विजिट भी किया दुबई का, तो से उन्होंने वेलकम भी उनका किया। तो हर कंट्री भाई रिस्पेक्ट भी करती है और आम मुफाद के लिए बस भाई, क्योंकि इंडिया के बगैर वो नहीं अपनी इकनॉमिक बढ़ा सकते। नहीं बढ़ाने वाली बात फिर भी दो ना मेरी बात सुनो, इंडिया ने जो स्टार्ट में स्टेप लिए हैं ना कंट्री के लिहाज से, अपने मुल्क के लिहाज से, वो अभी तक जो है ना उनको फ़ायदा दे रहे हैं, जिसमें वो इकनॉमिकली जो जिस तरह मनमोहन सिंह साहब का बता रहे हैं, उन्होंने जो है ना वो एक इकनॉमिक के लिहाज से कुछ स्टेप लिए, बहुत अच्छे स्टेप उन्होंने लिए थे। उसके बाद भी जो है ना वो ये बहुत सिक्योर हो गया था, जिसमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में आई है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इन्होंने फैसला किया था ना वो ये किया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना या फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है ना वो कंट्री के मामलात में जो है ना वो नहीं है। ये अच्छा काम किया। अब उस वजह से अभी तक आप देख लें कि वहाँ पे कोई मार्शल लॉ का जो कोई सोच भी नहीं सकता या नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ 2-3 बार लग और ये एक बहुत बड़ी जीत है, हमारे यहाँ लग चुका है। और जो है ना वो अभी भी जो है ना वो कोई समझ नहीं आ रही कि हालात, इल्ज़ाम तो हैं उनके ऊपर, लेकिन ये है कि यहाँ पे देखो आप अमेरिका है, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है कुछ चीज़ें, ये नहीं कि नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में भी होगी। लेकिन ये कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदानों की नाअहली की वजह से या सियासतदानों की जो है ना एक आप कह लें कि लूट मार की वजह से, जो मतलब आ तो जाते हैं लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मुल्क को चला सके, तो फिर मजबूरन जो है ना वो बजाय इसके कि मुल्क हाथ से जाए या मामला ज़्यादा, तो फिर ज़ाहिर बात है किसी ना किसी को तो फिर इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। तो इस लिहाज से जो है ना वो हम इन चीज़ों का जो है ना वो शिकार है। तो इंडिया जो है ना इन चीज़ों से काफ़ी हद तक जो है ना वो बचा हुआ है। लेकिन यह कि आपको इंडिया की पोजीशन जो है ना वो काफ़ी मजबूत है, आप जो है ना वो किसी तरीके से भी देख लें। बाकी छोटे मोटे मामला जो है ना वो चलते रहते हैं हर मुल्क में, ये नहीं कि नहीं चलते। बिल्कुल उधर भी ऐसे ही है, कभी कोई इशू खड़ा होता है, कभी कोई इशू खड़ा होता है। तो इस लिहाज से जो है ना लेकिन फिर भी जो है ना वो एक आप एक्सटर्नल लेवल पे देखो तो इनकी मजबूत वो जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, और देखा जाए तो काफ़ी बेहतर ये भी है कि चाइना को भाई जो दोस्त उसका दुश्मन समझते थे उनको तो भाई कल परसों पता चल गया है कि जो उनकी भाई मीटिंग हुई है। तो खैर दुश्मन कोई नहीं समझते थे, असल में हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इस चीज़ आपको ना ये चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती उस वक्त जब जो है ना वो बताई जा रही होती हैं या आपके सामने आ रही होती हैं। जब मामला जो है ना वो बिल्कुल उलट जाता है उस वक्त आपको समझ लगती है। उस वक्त ही बताया जा रहा था कि वो जिस तरह भी है ना उनका एक क्लैश चल रहा है एक एरिए के या जो भी है, लेकिन आप देखें वो अपने इकोनॉमिकली जो है ना वो एक दूसरे के साथ हैं, आप एक दूसरे के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब बड़े फॉर्म जिस तरह हो रहे हैं उसमें भी एक दूसरे के साथ वो मिलकर बैठे हुए हैं और फील ही नहीं होता कि इनके दरमियान कोई इस तरह का इशू है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।